Once again, hi everyone. इससे पहले के सेशंस में I have talked to you about reinforcers. I have also talked to you about how to gain attention, what is the use of reinforcer. Then हमको पता चला है कि टेक पुट हम एक्टिविटी कैसे कराते हैं. Besides this, I have also told you कि वेटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है. So इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है which is very important before starting the session, and that is rapport formation. So rapport formation is really important for all the therapists as well as if you are working with your own kid. It's very easy to build rapport with your kid as you are the one who is being staying with them all day and night. So इसके लिए we need to play with child. जब भी आप क्लास स्टार्ट करेंगे इट्स वेरी असेंशियल कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलें. इससे क्या होगा, इससे ये कि आप बच्चे का ट्रस्ट गेन कर पाएंगे. सो प्ले मेथड इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग रैपो विद योर किड एज वेल एज गेनिंग ट्रस्ट. बिना ट्रस्ट गेन करे एंड बिना रैपो फॉर्मेशन के आप बच्चे के साथ कोई भी क्लास अच्छे से सक्सेसफुली कवर नहीं कर पाएंगे. सो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके साथ प्ले करें एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे. Once the rapport between child, parent or teacher and child been built, it's very easy for you to start the session. As well as आप targets भी बहुत easily achieve कर पाएंगे अगर आपका rapport formation है. So it's very essential कि आप play method use करें. While you use the play method, it's not only about the playing with the child, but it's also about the consistency. क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगा सो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का सिटिंग नहीं देगा. देयरफॉर इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू सिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड यू वांट देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच देम, सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप प्ले मेथड यूज़ करें. एंड अगर आपका रैपो बहुत अच्छा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने का भी नेसेसरी नहीं होगा. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रैपो बहुत अच्छे से बिल्ड करें चाइल्ड के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी बच्चे का क्लास लेती हूँ आई ऑलवेज ट्राई टू प्ले अ लॉट विद माई स्टूडेंट्स. इससे मुझे बहुत ईजी होता है अपनी बात बच्चे को समझाना, बच्चे को सिटिंग में लेके आना, एज वेल एज बच्चे का वेटिंग एनहांस हो जाता है अगर उसका मेरे साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड है. सो इट्स वेरी एसेंशियल आई वुड से अगेन एंड अगेन कि टीचर एंड स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट. नेवरदलेस देयर कुड बी सम सिचुएशंस वेयर यू वोंट बी एबल टू हैंडल योर चाइल्ड. सो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अगर प्ले करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बच्चे को वापस से सिटिंग फेज में लेके आना. लेकिन ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि जहाँ पे बच्चा ओनली प्ले मेथड से आप उसको सेटल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे यू कैन बी स्ट्रिक्ट एज वेल. सो इट टोटली डिपेंड ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मेथड बेस्ट अप्लाई होगा वहाँ पे. बिसाइड्स दिस इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर और पेरेंट टू बी रियली फ्लेक्सिबल विद द चाइल्ड. क्योंकि आप कभी भी एक इमोशन से बच्चे को काम कराओगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है. वन हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट एज वेल एज प्लेफुल. बच्चे के मूड एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग वी हैव टू मेक आवरसेल्फ फ्लेक्सिबल एज वेल. इसके अलावा आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम डेमोन्स्ट्रेशंस टू यू जहाँ पे यू कैन सी कि हमको कब स्ट्रिक्ट होना है, कब प्लेफुल होना है. I repeat again, you cannot be same with the child all the time. You need to be really flexible according to their behaviors and mood. क्योंकि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि कुछ टारगेट्स बच्चे को समझ में ना आए तो वहाँ पे बच्चा अवॉइड करने का ट्राई करेगा. सो इन दो सिचुएशंस यू नीड टू ट्राई कि वहाँ पे प्ले मेथड ज़्यादा वर्कआउट करता है या वहाँ पे स्ट्रिक्ट मेथड ज़्यादा वर्कआउट करता है. सो मेरे पास एक स्टूडेंट है. इनिशियली हम उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, लाइक वी नेवर अलाउ हिम टू स्टैंड अप फ्रॉम द चेयर, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक हिम सिट. बट आफ्टर अ मंथ उस स्ट्रिक्टनेस के बाद जब हमने उसको प्ले मेथड इंट्रोड्यूस किया देन चाइल्ड अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ द राइट मेथड फॉर हिम. उसको समझ आ गया कि ये मेरे को काम तो कराते हैं इधर स्ट्रिक्टनेस से इधर खेल के. सो इट्स बेटर व्हाई नॉट आई परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़
हैप्पीली। तो इससे बच्चे को भी समझ आ जाता है कि कौन सा मेथड उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो कभी भी आप जब दोनों इमोशंस बच्चे के साथ यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट what method is appropriate for themselves. So it's very important कि आप दोनों emotions बच्चे को introduce कराएं। Okay. So the third emotion you can also use is गुस्सा होना। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है और आपकी रैपो उससे बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुकी है, सो कभी कभी जब बच्चा टारगेट नहीं करेगा या कोई बैड बिहेवियर शो करता है, अगर आप वहाँ पे बच्चे को अवॉइड करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, आप ज़्यादा उससे अटेंशन नहीं देंगे, सो बच्चा विल ऑल्सो ग्रेजुअली गोइंग टू नो कि ये मेरे से क्यों गुस्सा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, या फिर हम इसको कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं। बच्चे को ये सब समझ आता है। अगर बच्चा स्पेशल है तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को समझ नहीं आता है। दीज किड्स रियली अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द टीचर और पेरेंट। उनको बहुत क्लियरली फेस रीड करना आता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं अपने किसी बच्चे को काम कराती हूँ, इफ़ आई एम होल्डिंग हिज हेड, उसको थोड़े दिन में समझ आ जाता है कि वाई पारुल मैम इज़ होल्डिंग माई हेड, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्क और आई एम नॉट लुकिंग डाउन। तो धीरे धीरे करके बच्चा खुद से नीचे देखने लग जाता है एंड टारगेट्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर जाता है। सो इट्स बेटर कि आप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लाइक शाउटिंग फेज में ना आए या फिर हिट ना करें आप उसको, लेकिन आप उसके बॉडी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्ट करना ही इक्वल टू होता है बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होना। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और बीइंग स्ट्रिक्ट। एंड अगर आप उसके जोन को, उसके बाउंड्रीज़ को, उसको ओपन एक्सप्लोर करने देते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट प्ले। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और आई वुड से स्ट्रिक्टनेस और प्ले मेथड। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है कि मैम हमको और कैसे प्ले करना है, यू कैन आस्क मी। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप प्ले में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, यू कैन यूज़ ऑल द रीइंफोर्सर्स, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को वो चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको देंगे तो उसके लिए वो काइंड ऑफ प्ले ही है। Besides this, you can use games like अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। इनिशियली बच्चे को ये समझ नहीं आएगा, बट अगर आप 5 to 7 days करेंगे, आई एम श्योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड and will enjoy. Tickling is the best method I've been using since day one. एंड जहाँ से मैंने ये सब सीखा है वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट टिकलिंग जो एक तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आप बच्चे के साथ थोड़ा सा ओपन हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको सिर्फ टेबल टॉप पे बिठा के या प्ले करा सकते हैं। आप फ्लोर पे भी, मैथ्स पे भी आप उसको जैसे कि हम बचपन में करते थे कि चलो एरोप्लेन में उड़ाएंगे, सो वो वाला एक होता है कि हम बच्चे को लेग्स पे उठाते हैं एंड वी डू जू जू के माऊ के। सो वो एक बहुत अच्छा गेम है बच्चे को एंजॉय कराने का, क्योंकि उसमें कोई भी उसके लिए बहुत बाउंड्री नहीं होता है। एंड अगर आप इतना प्ले करेंगे सो 110% आई एम श्योर द रैपो इज़ गोइंग टू बी बिल्ड। लेकिन इसके लिए आपका पेशेंस बहुत यूज़ होता है, आपका एफर्ट्स बहुत यूज़ होता है, क्योंकि प्ले हर कोई नहीं कर पाता है। सो यहीं से डिफ्रेंशिएट होता है कि आप बच्चे के साथ अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं। इफ़ यू आर डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्ले विद द चाइल्ड, इसका मतलब है कि आप बहुत पेशेंस के साथ बच्चे के साथ काम कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग ग्रेजुअली एंड स्लोली, which is very much significant when you are working with your child. If you are using play method, then you are definitely going to gain the trust of your child. So gaining trust really needs to be your priority when you are starting the sessions or you are working with your child. अगर आपका रैपो ठीक से बिल्ड नहीं होगा, सो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि बच्चा आपको रिबेल करेगा, और रिबेल करेगा इट मीन्स ही और शी इज़ शोइंग द बिहेवियर विच इज़ंट गुड फॉर योर सेशन, फॉर योर टारगेट्स। इससे आप जो टारगेट्स आप अचीव करने वाले हो वो बहुत स्ट्रेच हो जाएंगे। सो इट्स बेटर आप अच्छे से रैपो बिल्ड करें बच्चे के साथ एंड देन आप अपने टारगेट्स उसके बीच में स्टार्ट करें। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स। अगर आप बच्चे के साथ प्ले यूज़ कर रहे हैं और उसको आप पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग लॉट विद देम, आप काउंसलिंग मेथड, कॉन्वर्जेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं,
सो इसके अफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। वेराज देर आर सम पीपल हु ट्राई टू बी रियली रियली स्ट्रिक्ट विद देयर किड, वहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के नहीं होते हैं। जैसे ही बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट माहौल, एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं है, आई एम श्योर द चाइल्ड विल शो देयर बिहेवियर्स। सो इनिशियली यू कैन यूज़ स्ट्रिक्ट मेथड्स। अगर आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू मूव टूवर्ड्स सम काम डाउन मेथड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर येलिंग ना करे। इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एक लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेरेंट है जो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा शाउट करता है, बहुत ज़्यादा डांटता है, और दूसरा पेरेंट है जो बच्चे को बहुत प्लेवे मेथड से चीज़ें करा रहा है, तो इनिशियली ऐसा दिख सकता है कि बच्चा टारगेट जो स्ट्रिक्ट है उसके साथ ज़्यादा अच्छे से अचीव करे कंपैरिजन जो प्लेवे मेथड यूज़ करा है। लेकिन लॉन्ग रन में आपको खुद ये समझ आ जाएगा कि जो स्ट्रिक्ट मेथड है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए आई एम सेइंग यू हैव टू बी रियली रियली फ्लेक्सिबल विद द किड। बच्चे को एक मेथड का हमको अडिक्ट नहीं कराना है, वी हैव टू यूज़ बोथ द मेथड्स साइमल्टेनियसली, कभी ऐसे कभी ऐसे। इससे बच्चे को एक मेथड के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आएगी। इसके अलावा हम इंडियंस जो होते हैं वी रियली बिलीव इन हगिंग एंड ये सब करने में, विच इज़ गुड, विच इज़ कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट, सो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ चाइल्ड इज़ वेरी मच मिक्सड अप विद यू, तो आप उसको हग बहुत ऐसे थोड़ा क्लोज, एक स्माइल और ये सब कर सकते हैं, लाइक आई डू विद माई किड्स। यहाँ पे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को पता है कि पारुल मैम थोड़ा सा ऐसे पैम्पर भी करती हैं बच्चे को, विच आई फाउंड रियली गुड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं इस तरीके से जब काम करती हूँ बच्चे के साथ, तो वेन एवर चाइल्ड इज़ एंटरिंग इन टू माई सेशन आई सी देम हैप्पी, देयर इज़ ऑलवेज अ स्माइल ऑन देयर फेस। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि बच्चे के साथ मैं थोड़ा सा हैप्पी फेज़ में भी रहूं, एंड जब भी आप बच्चे को अपने सेशन से छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जो एंड है इट नीड्स टू बी हैप्पियर ऑल्सो। अगर आपने बच्चे को बहुत डांट के या ऐसे करके भेजा है, सो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा आपके पास आएगा, सो उसके मेमोरी में वो एक पिक्चर ऑलरेडी ड्रॉ होगा। सो जब भी आप बच्चे का सेशन ओवर करते हैं, सो इट्स वेरी एसेंशियल वहाँ पे आप एक सोशल स्माइल, एक चीयरफुल फेस, वो सब रहना चाहिए, सो दैट जब वो नेक्स्ट डे आए, सो जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो बच्चे को याद रहता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं विच समटाइम्स हम लोग ध्यान नहीं देते, बट एक्चुअली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग विद स्पेशल नीड चाइल्ड. So today I have talked about play method, why it is essential. Also I have talked about how to gain trust of your child and how to build rapport with your child. So everything is very much linked to each other, एंड ये सब जो आप सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बिकॉज़ एक बार अगर रैपो बहुत नेगेटिव बच्चे के सामने बन जाती है या फिर बच्चा आपसे रिबेल करने लग जाता है, तो ये चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग हो जाती हैं कि आप उसको ठीक करें. सो इट्स बेटर आप इनिशियली, सो आई वुड लाइक टू से ABA इज़ ऑल अबाउट अ प्ले वे मेथड. हम जितना बच्चे के साथ खेलेंगे, हम जितना उसे एक हैप्पी वे में मोटिवेट करेंगे, आई एम श्योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू अचीव देयर टारगेट्स ऑन टाइम, एंड आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा कि मैम कोई टारगेट बहुत पुल हो रहा है. सो इट्स बेटर आप खेल के करें. इसके अलावा आई एम अगेन सेइंग दिस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड. हो सकता है कुछ बच्चों के साथ आप प्ले करें एंड वो आपकी ना सुने, तो वहाँ पे यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एज वेल. बट स्ट्रिक्ट मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग देयर जोन्स. आप बहुत ज़्यादा उनको मूव ना करने दें, आप उनको बहुत ज़्यादा हेड शेक ना करने दें, फ्लैपिंग ना करने दें. जो भी सेंसरी इशू है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं करने देंगे, ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बिकम अ स्ट्रिक्ट सेशन फॉर द चाइल्ड. सो आपको अलग से कुछ स्ट्रिक्ट होने की नीड नहीं है. इट्स ओनली अबाउट जो बच्चा करना चाह रहा है आप उसको ना करने दें. एंड वाई यू आर नॉट अलाउिंग इट, बिकॉज ये उसके लिए, अगर आप बच्चे पे गुस्सा भी कर रहे हैं और अगर आप स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, इट हैज़ टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, नॉट बिकॉज यू आर लूजिंग योर पेशेंस. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्ट्रिक्ट एंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या गुस्सा होना. आप बच्चे को तभी रिस्ट्रिक्ट करेंगे
अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अपना काम नहीं कर रहा है और बच्चे का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, अगर आप स्ट्रिक्ट भी हैं एंड चाइल्ड स्टिल नॉट डूइंग देयर वर्क, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, यू आर नॉट वर्किंग अप्रोप्रिएटली विद किड. So it's all about patience as well. The parent has to be really patience. ये हमारा एक बहुत की कैरेक्टर होता है एक थेरेपिस्ट का. जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं, आई रियली नीड टू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस व्हेन आई एम वर्किंग विद स्पेशल किड्स. आप बच्चे को हिट नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसके जोन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू स्लैप यू, आप उसका हैंड पकड़ लेंगे और यू विल अवॉइड, आप उसको आई कांटेक्ट नहीं देंगे. तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं जिससे हम बच्चे के बिहेवियर को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, अपना रैप ऑफ पॉजिटिवली बिल्ड कर सकते हैं. आप चीज़ों को बहुत चेंज कर करके ट्राई करेंगे एंड दैट इज़ द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ गुड थेरेपिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर ये ट्रेट्स जो मैं सारे बता रही हूँ ये अपने अंदर लेके आएँ. अगर आप ये अंदर लेके आएंगे, सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू वर्क विद योर चाइल्ड वेरी ईजिली, very nicely and very successfully. For long lasting effect, the teacher needs to be really flexible and one should know when to strict and when to be playful with your child. Goodbye and take care.